7 न्यूज, हर जगह हर वक्त। ब्रेक के बाद 7 स्पेशल में एक बार फिर से खुशामदीद। ज़ैद अहमद साहब, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत सारी चहमगोइयां दुनिया भर में शुरू हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक अलग तरीके से असरअंदाज होगा पाकिस्तान पर, भारत पर, पूरी दुनिया पर। आप क्या देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सदारत में आ जाते हैं, 19 जनवरी को वो ओहदा संभाल लेंगे, तो क्या आप तब्दीलियां देख रहे हैं? मुसलमानों की मुखालिफत करेगा या फिर अपना अंदाज बदलेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपना अंदाज बदल नहीं सकता। उसने जो इतना बड़ा एक मैंडेट लिया है अमेरिका के अंदर इंतहा पसंदों की तरफ से, अगर वो अपना अंदाज बदलता है, अपने इलेक्शन के वादे पूरे नहीं करता, इमिग्रेंट्स के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ सख्ती नहीं करता, तो ये खुद की सियासी मौत होगी और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। और आने वाले वक्तों में इसमें कोई शुबा नहीं है कि खुद अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों के लिए और मशरक़ी वुस्ता और खुसूसन पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत सख्त वक्त आने वाला है अमेरिका की तरफ से। वो दूसरी बात है कि ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से खुद अमेरिका के भी हिस्से बखरे होना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका की पूरी सोसाइटी डिवाइड होगी, उसमें सिविल वॉर और अनरेस्ट होगा। अमेरिका की कई रियासतें खुद अब डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसीज की वजह से कह रही हैं कि हम बगावत करके अलग हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये सब तो होगा, लेकिन उससे पहले ये पाकिस्तान के खिलाफ, मुस्लिम दुनिया के खिलाफ बहुत तबाही मचाएगा। और खुद अमेरिकन, जैसे कहा कि अमेरिका के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत सख्त वक्त आने वाला है। ये मोदी का दोस्त है। इस आने वाले वक्त में इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है इंडिया के साथ। इनकी डॉक्ट्रिन है कि इंडिया को इस्तेमाल करके पाकिस्तान जैसे इंतहा पसंद मुसलमान ममालिक को, कि जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं और जिनके पास एटमी हथियार हैं, इन्हें कंट्रोल किया जाए। लिहाजा इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मोदी इस वक्त बिल्कुल हाइपर हुआ है, लिटरली बावला होकर पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया का गुंडा अब उसके साथ खड़ा हो गया आके। तो आने वाला वक्त जरा टफ होगा। खुशियां मना रहे हैं क्योंकि 23 दिसंबर को कराची पहुंच जाएंगे। जी, उन्होंने कहा तो है कि हम आ रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आते हैं कि नहीं। चूंकि जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसीज तब्दील नहीं होंगी। उज़ैर बलोच, आयान और वो सारी दहशतगर्दी और डॉक्टर आसिम, उस सबको परसुन कराची के जितनी दहशतगर्द जो पॉलिसीज राहील शरीफ साहब की थी, वही पॉलिसीज जनरल बाजवा की भी रहेंगी। मेरा ख्याल है जनरल बाजवा की पॉलिसीज उससे ज्यादा सख्त होंगी। वो काम जो जनरल राहील नहीं कर सके थे, खत्म नहीं कर सके अपने 3 साल के टेन्योर में, अब इंशाल्लाह उनको तकमील तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा ज़ैद अहमद साहब, अभी आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की है, तो नेशनल एक्शन प्लान भी आजकल सियासी तनकीद का बायस बना हुआ है। तमाम अपोजिशन जमातें, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि ये नून लीग एक्शन प्लान है, ये नाकाम लीग एक्शन प्लान है। मैंने अर्ज किया ना आपको कि यही बात अभी जो आप कह रही थी कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जनरल राहील के दौर में अच्छे रहे, अच्छे नहीं रहे। इन सियासतदानों की तो शहरत पे खंजर रखा हुआ था जनरल राहील ने और फौज ने। आप ज़ाती तौर पर बताइएगा, दिफाई तज्जियाकार होने की हैसियत से, आप नेशनल एक्शन प्लान पर कहां पर कमियां देख रहे हैं, कहां पर खामियां देख रहे हैं कि ये बाइस तनकीद बन चुका है? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान को नाकाम किया है पॉलिटिशियंस ने। आर्मी की गलती यह थी कि आर्मी ने नेशनल एक्शन प्लान का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक गवर्नेंस से और इकोनॉमी से और नेक्सस को तोड़ने से था, कि जिसका दहशतगर्दी के साथ नेक्सस है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का, उस पर आर्मी ने हाथ नहीं डाला। और पाकिस्तान की अदालतों से और पाकिस्तान की हुकूमत से और पार्लियामेंट से और वजारत दाखिला से कहा कि आप इस नेक्सस पे हाथ डालें। वो तो खुद डाकू और डकैत हैं। एपेक्स कमेटी के अंदर बैठकर जो दहशतगर्दी के खिलाफ प्लानिंग हो रही होती है, वही दहशतगर्द एपेक्स कमेटी में बैठे होते थे। ये वो वजह थी कि ये नेशनल एक्शन प्लान कामयाब नहीं हुआ। बार बार फौज ने कहा था कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, गवर्नेंस को ठीक किया जाए। ये बात जनरल बाजवा ने भी कही है आके। बात ये है कि एवरीबडी इन द आर्मी अंडरस्टैंड कि अगर ये करप्शन, ये दहशतगर्दी रियासती सतह के ऊपर, ये इकोनॉमिक कोलैप्स, ये कर्जों का बोझ ये चलता रहा, तो इसके नतीजे में फौज के बच्चे भी शहीद होंगे, सिविलियन भी शहीद होंगे, आर्मी ऑफिसर्स भी मारे जाएंगे। नरेंद्र मोदी को मौका मिलता रहेगा कि पाकिस्तान पर हमले करता रहे। आपकी बातों का जो मैं मतलब अखज़ कर रही हूँ, क्या वो ये मतलब है कि जितने कर्जे हम ले चुके हैं, जितने कर्जों के बोझ में हम लोग दब चुके हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर भी ये कर्जे असरअंदाज हो रहे हैं? जब ये अमेरिका के साथ हो सकता है तो पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। इस वक्त हालत ये है कि जो पाकिस्तान की कुल आमदनी है, 20-22 अरब डॉलर जो हम कमाते हैं रेमिटेंसेस से और बाहर से आमदनी आती है, कर्जों और सूद की अदायगी उससे बढ़ चुकी है। ये जो 5th जनरेशन वॉर और 4th जनरेशन वॉर, जो नई नस्ल की हाइब्रिड वॉर्स हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इसमें इंडिया को फौजें बराह रास्त नहीं भेजनी पड़ती, इसमें ये इकोनॉमिक कोलैप्स करते हैं।
नॉन स्टेट वायलेंट एक्टर्स, दहशतगर्द गिरोह आपके मौलवी खरीद कर आपके खिलाफ जंग करवाते हैं, आपकी सियासी जमातों में दहशतगर्द खरीदते हैं। अब जंग की डायनामिक्स तब्दील हो गई हैं। अब ये जुमला फजूल हो गया है कि फौज को बैरकों में रहना चाहिए या सरहदों पे रहना चाहिए। सरहद पे फौज कैसे रहे जब दहशतगर्द पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, जब सिंध असेंबली में बैठा है, एपेक्स कमेटी में बैठा हुआ है, डॉक्टर आसिम और उजैर और अयान है। तो ये दहशतगर्द हैं आजकल की दुनिया के कि जो मुल्कों में इकोनॉमिक कोलैप्स लाते हैं। यूगोस्लाविया इसी तरह खत्म हुआ था। यूगोस्लाविया 5वां बड़ा मुल्क दुनिया की फौजी ताकत के लिहाज से, यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क, 3 साल के अंदर बिखर गया कि उसमें इकोनॉमिक कोलैप्स ऐसा आया कि उसके सूबे अलग अलग हो गए, कौमियत के ऊपर, मजहब के ऊपर। यही कोलैप्स ये पाकिस्तान के साथ अब करना चाहते हैं। इसहाक डार इकोनॉमिक हिटमैन है, माशी दहशतगर्द है। इससे पहले जरदारी था और इनकी पॉलिसीज यही हैं। आप नोट कर लें जो कर्जे इन्होंने लिए हैं जरदारी दौर में और नवाज शरीफ के दौर में। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि अब पाकिस्तान की पूरी आमदनी, पूरे साल की आमदनी पाकिस्तान की रियासत की अब इस साल के सूद अदा नहीं कर सकती। ज़ैद हामिद साहब, अभी इन्हीं बातों में आपने ये भी जिक्र किया है कि हमारी सियासी क़यादत उतनी मजबूत नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान की बात से अगर इसको लिंक किया जाए तो वज़ीर दाखिला का इस्तीफा तलब किया जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। क्या वज़ीर दाखिला चौधरी निसार वाकई नेशनल एक्शन प्लान को ठीक तरीके से नहीं लेकर चल रहे? खामियां उनकी जानिब से? देखिए, चौधरी निसार रिप्रेजेंट करता है नवाज शरीफ को। जो कुछ भी चौधरी निसार या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कर रही है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रही है, नवाज शरीफ इससे बरी जिम्मा तो नहीं है। जो डॉन लीक्स हुए हैं जिसके नतीजे में उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवाया गया जबरदस्ती, तो उससे नवाज शरीफ बरी जिम्मा तो नहीं है। नवाज शरीफ की इजाजत से डॉन लीक्स हुए थे। तो बात यह है कि ये नवाज शरीफ कैसे कह सकते हैं कि मेरे बच्चों ने अरबों की जायदाद बनाई, मेरा कोई ताल्लुक इससे नहीं है। आप बराह रास्त जिम्मेदार हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपके मिनिस्टर्स हैं, आपकी गवर्नमेंट है। वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता रोज ये भी कहा है कि मैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में आकर सफाई देना चाहता था, उसके बाद मैं इस्तीफा देना चाहता था। वज़ीर आज़म ने मुझे रोक दिया है इस्तीफा देने से। यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर जरा सी भी ऑनर और डिग्निटी होती चौधरी निसार में तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। चाहती हूँ कि परवेज रशीद से कलमदान खुद छीन लिया जाता है, खुद उनसे मुस्ताफी होने का कहा जाता है, इनका इस्तीफा कबूल नहीं किया जाता। देखिए, अगर इस वक्त मैं साफ बता रहा हूं आपको कि अगर इस वक्त जनरल राहिल होते तो इस वक्त इनसे भी इस्तीफा ले लिया जाता। जनरल बाजवा का मैं बता रहा हूं ना कि ये करेंगे यही काम, लेकिन कुछ अरसे के बाद इनकी टीम तो सेट होने दे ना। अभी तो जनरल बाजवा खुद सेट हो रहे हैं, इनको आए हुए 3 हफ्ते हुए हैं। DGISI ने कल परसों चार्ज लेना है। कराची कोर कमांडर से लेकर पेशावर कोर कमांडर, DGI, FC, DG रेंजर्स, अभी कोई पोजीशन अपनी जगह पे नहीं आई है। आर्मी को सेट होने दे, फिर देखें इनके साथ ये क्या करते हैं। मुमकिन नहीं है कि जो पॉलिसीज एक्शन प्लान के तहत डिसाइड हो चुकी हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हो चुकी हैं, जो प्लानिंग हो चुकी है कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ काम करना है, चाहे वो माशी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो अस्करी हो। ठीक। अच्छा ज़ैद हामिद साहब, अगर दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से अब हम बात करें तो तुर्की में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी देखने में सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा बमबारी वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खुदकुश धमाके हो रहे हैं। और दुनिया भर में एक रिपोर्ट के मुताबिक जितना असलहा इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादातर ये असलहा, ये वेपन्स अमेरिका के हैं। तो फिर दुनिया में दहशतगर्दी अमेरिका फैला रहा है, उसका असलहा इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर दहशतगर्दी कम करने में अमेरिका के स्टेटमेंट्स क्यों सबसे ज़्यादा सामने आते हैं और वो क्यों अपना किरदार अदा करने की बात करता है? देखो सिद्रा, ये बात इस वक्त जो टर्की के साथ हो रहा है ना, वही है जो हमारे साथ 15 साल पहले शुरू हो चुका था। अफगानिस्तान को अमेरिका ने बेस बनाया और वहां से दहशतगर्दी भेजी पाकिस्तान में, और फिर आज तक वही हो रहा है। लेकिन अल्लाह का फजल और शुक्र है कि हमारे पास पाक फौज मौजूद है कि हमने एक तकरीबन ऐसी जंग के CIA की असेसमेंट थी कि 2015 में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, नक्शे पे नहीं होगा। आज अल्लाह का करम और एहसान है कि हम पूरी ताकत के साथ खड़े भी हैं और हमने ठोका भी है दुश्मनों को, हम मार के निकाल दिया और एक मजबूत फौज हमारे पास है। यही हाल अब ये तुर्की का करने जा रहे हैं। इराक और शाम से ये दहशतगर्द अब भेज रहे हैं तुर्की के अंदर। हमने कई साल पहले तुर्कों को बताया था कि जंग अब तुम्हारे अंदर दाखिल होगी जाके। उसके लिए मैंने तुर्की का सफर किया, तुर्की के हम लोगों थिंक टैंक से मिले, मुलाकातें की, उनको समझाया, और अल्लाह का फजल है कि तुर्कों को बात समझ में तो आई। लेकिन ये जंग, जैसे कहा कि ये बाहर से तुर्की भेजी जा रही है, इसको तुर्की कंट्रोल नहीं करता। नुकसान उठाएंगे वो लोग, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की को यहाँ पे मजबूत दिफाई इत्तेहाद की जरूरत है, वरना अकेले अकेले दोनों मुल्क मारे जाएंगे। हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। अच्छा ज़ैद हामिद साहब, पाकिस्तान के अंदर गवादर का इफ्तिताह किया जाता है, CPEC मंसूबा तरक्की की जानिब गामजन है, मुख्तलिफ मुल्क इसमें हिस्सा डालने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि भारत का झुकाव ईरान की तरफ है, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका का चीन के साथ दूरियों का सबब क्या है?
देखिए ये बात इस वक्त जो अमेरिका जो सुप्रीमेसी जो डोमिनेंस 21वीं सदी में चाहता है उसको चैलेंज किया जा रहा है रूस और चाइना की तरफ से। ये मेन पावर्स हैं जो चाइना जो मिलकर जिनका ब्लॉक जो है अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और आप देखेंगे कि मशरक़ी वस्ता में भी जो लड़ाई हो रही है बुनियादी तौर पर रूस और अमेरिका की लड़ाई है। बीच में ईरान और सऊदी अरब और शाम और इराक ये प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मैदान जंग तो बने हैं, ये मुल्क इस्तेमाल तो हो रहे हैं प्रॉक्सी। सऊदी अरब इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अमेरिका के लिए लड़ रहा है। ईरान इंडिपेंडेंट नहीं है, वो रूस के लिए लड़ रहा है। ये और इसी तरीके से इस खित्ते में भी कि ये जो मेजर पावर है वो चाइना है, रशिया है और पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है। हम कोई इराक और शाम की तरह छोटे मुल्क नहीं है। तो इस वक्त जो ब्लॉक नए एक्सिस बन रहे हैं वो पाकिस्तान, चाइना और रशिया का बन रहा है। अब ईरान को ये फैसला करना है कि इस एक्सिस से अलग रहता है या इस एक्सिस को छोड़कर इंडिया से मिल जाता है जाके, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान और चाइना किसी सूरत में इंडिया को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। और ईरान को यहां फैसला करना है कि हम इंडिया के साथ खड़े हों या हम पाकिस्तान के साथ खड़े हों। अमेरिका बैक वक्त रूस के साथ भी दुश्मनी कर रहा है और चीन के साथ भी दुश्मनी कर रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है चीन और रूस के साथ बैक वक्त दुश्मनी और हालात को मजीद खराब करने से? देखिए, अमेरिका और चीन के दरमियान कोई एटमी जंग अभी नहीं होगी। अभी जो जंग होगी वो सॉफ्ट पावर से होगी। सॉफ्ट पावर का मतलब है यही जो सीपैक बन रहा है, इकोनॉमी है, ट्रेड है, अमेरिका जो सारे ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं, ये इस किस्म की पावर स्ट्रगल तो बहुत शदीद चल रही है। सीपैक बनाने का मकसद ही यही है चाइना का कि जो साउथ चाइना सी में जो समुंदर के रास्ते ये रास्ता रोक रहे थे चाइनीज ट्रेड का कि हम तुम्हारी तिजारत रोक देंगे, वो सारी तिजारत अब पाकिस्तान के थ्रू जाएगी। इसको अमेरिका इसका बाप पे नहीं रोक सकता और लिहाजा इसके लिए इन्होंने इंडिया को इस्तेमाल करना है, इसके लिए इन्होंने अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना है। अब यही वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है कि आप यहां पे रीजनल पावर ब्लॉक्स बनाएं और दुनिया के सारे सीनियर एनालिस्ट, सीरियस एनालिस्ट की समझ रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जो सुपर पावर ब्लॉक होगा वो पाकिस्तान का, चाइना का और रूस का होगा। और दुनिया खित्ते की बाकी ताकतों को एडजस्ट करना पड़ेगा हमारी मर्जी के मुताबिक। पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे इंशाल्लाह। चीन के फैसले भी हम करेंगे, रूस के फैसले भी, ईरान के भी, इंडिया और अफगानिस्तान के भी। हमारा खित्ता अल्लाह ने हमें इतना कीमती दिया है इतना कि अगर हमारे पास गैरतमंद क़यादत हो पुतिन की तरह या अर्दोगान की तरह या इवन ट्रंप की तरह या मोदी की तरह ही कि जो कम से कम अपने मुल्क के साथ, जो कम से कम अपने मुल्क के मफाद को तो समझता है, करना चाहता है, कुछ हमें गैरतमंद क़यादत मिल जाए तो देखें पूरी दुनिया को तो हम नाको चने चबवा सकते हैं। जो अल्लाह ने फौज दी है, जो एटमी ताकत है, जो ज्योग्राफी हमारे पास है, दुनिया आएगा आपके पास बात करने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई है नहीं जो पाकिस्तान के मफादात का दिफा कर सके। जो हमारे हुक्मरान हैं जब तक उनको अपने 2% के कमीशन ना मिले ये पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं करते। यही हमारा बदनसीबी और अलमिया है, वरना अल्लाह ने तो हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। अच्छा ज़ैद हामिद साहब, जिस तरह से आपने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखे हैं मोदी की जानिब से, वो पाकिस्तान को ललकारता है, धाड़े मारता है, इस किस्म की बातें करता है। हमारे वज़ीर आज़म किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं देते, इंडिया के हवाले से कोई भी बातचीत नहीं करते, मसले कश्मीर का खुलेआम जिक्र नहीं करते। हमारी जानिब से किस किस्म के जवाबात उनको देने चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देने चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखो सिद्रा, बात सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। आप नोट करेंगे कि पाकिस्तान की पूरी सियासत में कोई पॉलिटिकल लीडर पिछले 40-45 साल में ऐसा नहीं गुजरा है जिसने ये बात कही हो जो मोदी ने अब दोहराई है। मोदी अब खुल के कह रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान हमने तोड़ा था, ईस्ट पाकिस्तान हमारे फौजी गए थे मुक्ति बाहिनी के साथ, और हमको पिछले 45 साल ये बात बताई जाती रही है कि ईस्ट पाकिस्तान इसलिए टूटा कि पाक फौज ने हक नहीं दिया था, हमने सियासी हक नहीं दिया उनको, हमने डेमोक्रेसी नहीं मानी, फौज ने ज्यादती की, फौज ने हथियार डाल दिए। ये जो प्रोफाउंड बेगैरती हमारी सियासी जमातों की तरफ से पिछले 45 साल पूरी कौम को बताई जाती रही है, मोदी ने आज इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। उसके बावजूद कोई पॉलिटिकल लीडर आपको ऐसा नहीं मिला जो मोदी को जवाब दे। जनरल अशफाक नदीम अभी रिटायर हुए। ज़ैद हामिद साहब, अब इसी बात के नुकसानात हम देखें तो यानी कि ये हमारी ही मुनाफिकत का नतीजा है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। यही बात हम आपसे कर रहे हैं। क्या हैसियत है अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत की और कारजाई की और अब्दुल गनी की कि जो हमें आंखें दिखा रहा है? क्या हैसियत है बांग्लादेश की कि हमें आंखें दिखा रहा है? जनरल अशफाक नदीम जो भी रिटायर हुए हैं कोर कमांडर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं ईस्ट पाकिस्तान का बदला लूं, लेकिन अब ये मुझे मौका नहीं मिलेगा तो हमारी आने वाली नस्लें ये बदला लेंगी। हर पाकिस्तानी मुजाहिद और सिपाही और पेट्रियट के दिल में ख्वाहिश है 71 का बदला लें। और हमारे सियासतदान क्या सिखाते रहे 45 साल आपको कि फौज नहीं लड़ी, फौज हार गई। ये नहीं बताते कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के सरबराह गद्दार थे, रॉ के लिए काम कर रहे थे। और आज भी यही हाल है
किस पॉलिटिकल लीडर ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन गद्दार है, फजलुर रहमान गद्दार है, अचकजई गद्दार है, असफंदियार वाली गद्दार है, और जरदारी और नवाज शरीफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान की आबरू को इंटरनेशनल बैंकर्स के आगे हमें बेच सूद और रिबा में ऐसा फंसा देंगे कि पाकिस्तानी फौज को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे अगले चंद माह के अंदर, जितना कर्जा ये ले रहे हैं। अच्छा, कौन बताएगा आपको? तकरीबन कौन इस पे बात कर रहा है? सारी जमातों के आपने नाम लिए हैं, सारी जमातों के बारे में आपने ये बात की है। अब 2018 के बाद जो क़यादत आती है, अगर यही क़यादत 2018 में भी रहती है तो फिर आप ताल्लुकात किस जानिब जाते देखते हैं, और कौन सी क़यादत में ये ताल्लुकात बेहतर साबित हो सकते हैं? देखिए, सद्दाम हुसैन, हाफिजुल असद, मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, लेकिन जब इकोनॉमिक कोलैप्स आया, जब उनकी जुल्म की, उनकी ज़्यादती की वजह से, उनकी बाहर से जब दुश्मनों ने फैसला किया कि हमने इन रियासतों को गिराना है, तो 3 साल नहीं लगे। इस वक्त जो जुल्म और ज्यादती और कर्जों का बोझ और दहशतगर्दी और जो एक क्राइसिस है गवर्नेंस का जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, इसमें 2018 के इलेक्शन तक अगर आप गिरते पड़ते पहुंच भी गए तो उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम पाकिस्तान की रियासत नहीं बचेगी जितने कर्जों के बोझ में और इस दहशतगर्दी में। ये पाक फौज को फैसला करना है कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं, क्यों, किस वजह से, मुझे सिर्फ एक बात का क्या वजह है कि अगर पाकिस्तान के सियासी लीडर कत्ल करते हैं तो उनको सजा ना दी जाए जस्ट बिकॉज दे आर इलेक्टेड लीडर्स। अगर वो करप्शन करते हैं, आसिम और अयान का केस बनता है तो जरदारी को हाथ ना लगाया जाए चूंकि वो इलेक्टेड लीडर है। अगर फौज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फिर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ फौज भी बेइज्जत होगी, फिर नस्लें उसको गालियां देंगी, सियासतदानों की हिमाकत की वजह से फौज बेइज्जत होगी। ये फैसला फौज को करना है। सियासतदानों को तो आप जितना मर्जी घास डालेंगे, घास खाते रहेंगे, जितना इलेक्शन कराएं सिस्टम के अंदर यही जीतेंगे, बिकॉज सिस्टम इज डिजाइंड एज सच। वो सिर्फ इन्हीं को लाएगा, कोई शरीफ आदमी इस इलेक्शन में आ नहीं सकता। अभी आपने कहा कि बैरूनी दुश्मन से हम इसलिए नहीं निमट पा रहे हैं कि 45 साल से हमारी सियासी क़यादत की नीयत में ही खोट है, नीयत नहीं इन लोगों की उन लोगों से निमटने के लिए। तो मुल्क के जो अंदरूनी दुश्मन हैं उनके हवाले से आप क्या समझते हैं, सियासी क़यादत क्या अंदरूनी दुश्मनों से भी नहीं निमटना चाहती? क्या अभी सुप्रीम कोर्ट के जज की रिपोर्ट नहीं आई है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की वजारत दाखिला दहशतगर्द गिरोहों के साथ मिली हुई है? इस्लामाबाद के अंदर उनको प्रोग्राम करने की इजाजत देते हैं। ये मजहबी दहशतगर्द इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में पहुंच गए। क्या ये पाकिस्तान में आपके सामने नहीं हो रहा? ये किस पर वजीर दाखिला कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है फिर अगर वजीर दाखिला की जिम्मेदारी नहीं है तो? ज़ैद हामिद साहब उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा था, जी ज़ैद हामिद साहब उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा था कि मैं दिफाए पाकिस्तान की एक पार्टी से मिला था, मेरा किसी कलदम तंजीम से कोई राब्ता नहीं। कि झूठ बोलते हैं ना, जिस तरह से पार्लियामेंट में ये भी सियासी बयान है उनका, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट में सियासी बयान दिया था। बात यह है कि डॉक्टर जो उज़ैर बल्लोच है, जो पीपल्स पार्टी का दहशतगर्द है जिसने सैकड़ों कत्ल करवाए, वो किस सियासी जमात से था? MQM के जो सैकड़ों टारगेट किलर आपने पकड़े, ये किस जमात के हैं? और जो सारे लश्कर जंगवी के दहशतगर्द राना सनाउल्लाह के साथ घूमते फिरते हैं, उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है? बात यह है कि दे आर कंपल्सिव लायर्स, ये झूठ बोलते हैं। निजाम इनका है, हुकूमत इनकी है, अदालतें इनकी हैं, फौज को फैसला करना है। सियासतदान तो बेच चुके हैं आपको भेड़ियों के हाथों, इनसे कोई तवक्को न करें। ठीक, ज़ैद हामिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपकी सारी तवक्कुआत फौज से हैं कि फौज को अमली इक़दामात लेने होंगे। सियासतदानों के बारे में ज़ैद हामिद साहब ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। हर सियासी जमात में मिलिटेंट विंग मौजूद है, रॉ के विंग्स मौजूद हैं, ऐसा कहना है ज़ैद हामिद साहब का, जिन्होंने आज खुसूसी गुफ्तगू की है। तमाम मामला पर हमने उनसे बात की है। भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे, वो कभी भी मुज़ाकरात पर ठीक नहीं हो सकते हैं। भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, ये जवाब तब दिया जाएगा जबकि हमारे सियासी जो लीडर्स हैं वो अपनी नीयत को साफ कर लें और दुश्मन को जवाब देने की नीयत का इरादा कर लें कि जवाब उसी तरीके से देना है जिस तरीके से हमारे साथ सवाल किया जा रहा है, जैसा सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। अमेरिका कोई ख़ास तरीके से रसअंदाज नहीं होगा। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो मुसलमानों के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। दूसरी जानिब चीन और रूस का जो नेक्सस है, ईरान भी इसमें शामिल हो जाए तो फिर ज़्यादा ताकत पाकिस्तान के पास आएगी और अमेरिका इस तमाम तर हालात का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अमेरिका इससे मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। बहरहाल ज़ैद हामिद साहब ने हमें यह भी कहा है कि हालात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं अगर फ़ौज ही तमाम तर इक़दामात को संभाल ले। आज का 7 स्पेशल देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़
हर जगह हर वक्त